हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इस क्रम में मैं आप लोगों को इसमें अरस्तु पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अरस्तु की जीवनी, अध्ययन पद्धति और रचनाओं से अवगत कराया था। आज का विषय है अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। तो अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में, अरस्तु की ग्रंथ का क्या नाम है? पॉलिटिक्स नाम है। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में राजनीति। तो अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु ने यह सिद्ध किया है कि राज्य कृत्रिम संस्था न होकर एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है और इसका निर्माण स्वतः हुआ है। इसके निर्माण में प्रकृति का योगदान है, प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है। तो वह कहता है कि इसका निर्माण जो हुआ है मनुष्यों के आंतरिक स्वभाव से होता है। मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, आंतरिक स्वभाव होता है, जो इंटरनल नेचर है, उस इंटरनल नेचर से ही राज्य का निर्माण हुआ है। अरस्तु का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और सब मनुष्य मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकता है, इसलिए एक दूसरे पर आश्रित होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह मिलजुल कर रहता है। तो अरस्तु कहता है कि राज्य की अब अरस्तु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इसके लिए वह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सबसे पहले परिवार से हुई। वह कहता है कि स्त्री और पुरुष के संयोग से परिवार की उत्पत्ति होती है। स्त्री और पुरुष के संयोग से परिवार की उत्पत्ति होती है। और जब परिवार की उत्पत्ति हो जाती है, परिवार की उत्पत्ति हो जाती है, परिवार में कौन होते हैं? स्त्री पुरुष, यानी कि पति पत्नी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, कुछ वृद्ध जन होते हैं। ये मिलकर एक परिवार बनता है। और वह कहता है अरस्तु कि जब परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है, तो वह किस में स्थानांतरित हो जाती है? वह किस में परिवर्तित हो जाती है? कुटुंब में परिवर्तित हो जाती है। कुटुंब में, यानी कि एक परिवार से कई परिवार बन जाते हैं, तो वह कुटुंब हो जाता है। और जब कुटुंबों की संख्या बढ़ने लगती है, तो चूंकि सारी आवश्यकताएं वह एक छत के नीचे पूरी नहीं कर सकते हैं, वह कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कम पड़ने लगते हैं, तो वह कुटुंब से निकलकर तो इस तरह तो सारे संसाधन कम पड़ने लगते हैं, तो वह कुटुंब का आकार बड़ा हो जाता है। और जब कुटुंब हो जाता है तो यह कई कुटुंबों में बट जाता है, यानी कि कई कुटुंबों में बट जाता है, तो ग्राम की उत्पत्ति हो जाती है, गांव की उत्पत्ति होती है। जैसे कि परिवार बनता है, परिवार की सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है तो कुटुंब बन जाता है। कुटुंब की सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है तो एक कुटुंब से कई परिवार बन जाते हैं, तो वह ग्राम बन जाता है। यानी कि सबसे पहले परिवार का अस्तित्व आता है, उसके बाद कुटुंब का अस्तित्व आता है, और कुटुंब का अस्तित्व आता है, और एक कुटुंब से कई कुटुंब बनने लगते हैं, तो वह ग्राम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से गांव में रहने वाले लोग जितने भी हैं, ग्राम में जितनी भी जनसंख्या रहती है, उनकी भी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। उनके जो गांव की जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, खेत होती है, जमीन होते हैं, पानी होते हैं, नदियाँ वगैरह, ये सब कम पड़ने लगते हैं। गांव की प्राकृतिक संसाधन, गांव में जितने भी संसाधन होते हैं कम पड़ने लगते हैं, तो ग्राम के कुछ लोग निकलकर कहीं दूसरे जगह पर चले जाते हैं। ग्राम के कई लोग निकलकर दूसरे जगह पर चले जाते हैं, यानी दूसरा गांव बन जाता है। यानी कि एक गांव से दूसरा ग्राम बन जाता है। तो जब दूसरे ग्राम की भी यही स्थिति होती है, यानी कि प्रोसीजर जो होता है जनसंख्या वृद्धि का, संसाधनों की कमी का, यह चलता रहता है। तो जब फिर अन्य गांव में जब जाते हैं तो वहां से भी निकलकर दूसरे गांव में जाते हैं, यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से एक ग्राम से कई ग्राम बन जाते हैं, एक ग्राम से कई ग्राम बन जाते हैं। और यही कई ग्राम बनने से
राज्य की ही उत्पत्ति होती है। कई ग्राम बनने से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से अरस्तु कहता है कि जो राज्य की जो सबसे प्राथमिक इकाई है वह परिवार है। परिवार की सदस्य संख्या बढ़ने के उपरांत परिवार का आकार बढ़ता गया। एक परिवार कई परिवारों में बटा और कई परिवार मिलकर एक ग्राम बन गए। ग्राम से निकलकर फिर कुछ लोग दूसरे जगह पर शरण ले लिए, दूसरे जगह पर जीवन यापन करने लगे। इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रही और एक ही परिवार से पूरा क्षेत्र जो होता है विस्तृत हो जाता है। एक ही परिवार का जो सदस्य होता है वह पूरे क्षेत्रों में विस्तृत हो जाते हैं। एक गांव से कई गांव बनने लगते हैं। जब कई गांव बनने लगते हैं तो यही राज्य बन जाता है। तो इस तरह से अरस्तु कहता है कि राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है। आइए हम देखते हैं राज्य की विशेषताएं। अरस्तु के राज्य की विशेषताएं। राज्य संबंधी विचार की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि राज्य, अरस्तु कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु का कथन है कि जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित हैं वे संस्था स्वाभाविक है। यानी कि राज्य जो है जिन संस्थाओं पर, किन संस्थाओं पर आधारित है? परिवार पर आधारित है। राज्य किन पर आधारित है? परिवार पर आधारित है। क्योंकि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। परिवार क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। तो राज्य जिन संस्थाओं पर आधारित है, यदि वे प्राकृतिक हैं तो राज्य भी प्राकृतिक होगा, राज्य भी स्वाभाविक होगा। अरस्तु कहता है कि परिवार मानव जीवन की सुरम्य वृत्तियों की अभिव्यंजना है। यदि परिवार एक स्वाभाविक संस्था है तो उससे निर्मित राज्य भी स्वाभाविक संस्था होगा। तो अरस्तु का कहना है कि सभी व्यक्ति की जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है परिवार से ही संपन्न होती है। यानी कि सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होती है? परिवार से ही होती है। परिवार का जो मुखिया होता है वह सभी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूरा करता है। वह कहता है कि जिस तरह से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में होती है वैसे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति समाज से होती है। तो परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से राज्य बना। तो वह कहता है कि इसी तरह से राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ होती है? राज्य में होती है। राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में होती है। तो इस तरह से जो हमारी आवश्यकताएं हैं वह प्राकृतिक हैं। उन आवश्यकताओं के बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए प्राकृतिक है। तो अरस्तु कहता है कि मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की चरम परिणति क्या है? राज्य है। यानी कि मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की चरम परिणति क्या है? राज्य है। केवल अपनी नैतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति राज्य में ही रहकर कर सकता है। व्यक्ति अपनी नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ कर सकता है? राज्य में ही कर सकता है। राज्य में कर सकता है। इसलिए राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था। इस तरह से अरस्तु जिस तरह से परिवार को प्राकृतिक संस्था मानता है कि इसका विकास स्वतः हुआ है, इसी तरह से राज्य का विकास स्वतः हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च संस्था क्यों है? राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। यह सर्वोच्च संस्था क्यों है? अरस्तु कहता है कि मनुष्य जो है अपनी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति कहाँ पूरी कर सकता है? राज्य में रहकर ही कर सकता है। परिवार में संपूर्ण विकास नहीं होता है। परिवार में जो विकास अधूरा हो जाता है उस पक्ष का विकास समाज में होता है। इसी तरह से समाज में जो विकास अधूरा रह जाता है उस पक्ष का विकास राज्य में होता है। तो अरस्तु कहता है कि मनुष्य अपनी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति राज्य में ही रहकर कर सकता है। राज्य के अंतर्गत ही विभिन्न समुदायों, विभिन्न व्यक्तियों का अस्तित्व संभव है। यानी कि वह अपना विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता है, वह राज्य में ही रहकर कर सकता है। तो उसका सर्वोत्तम विकास कहाँ संभव है? राज्य में ही संभव है। मनुष्य का सर्वोत्तम विकास राज्य में ही संभव है। और राज्य व्यक्ति के नैतिक आवश्यकताओं के लिए या नैतिक विकास और नैतिक पूर्णता के लिए अस्तित्व में आया है। यानी कि अरस्तु कहता है कि राज्य सद जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए बना हुआ है। यानी कि राज्य का अस्तित्व कब हुआ? लोगों के नैतिक विकास के लिए हुआ है और लोगों के नैतिक विकास के लिए ही राज्य बना हुआ है। जैसा कि बारकर कहते हैं
बारकर, इस संबंध में बारकर का कहना है कि अरस्तु के अनुसार राज्य अपने व्यक्तियों की नैतिक पूर्णता से ओतप्रोत एक शैक्षणिक संस्था होगी। इसकी विधियां व्यक्तियों को सुंदर बनाएंगी, इसके पदाधिकारी सद्गुणी होंगे, इसका मुख्य कार्य युगों को शिक्षित करना होगा और प्रौढ़ों को सद्मार्ग पर बनाए रखना होगा। अरस्तु का कहना है कि मनुष्यों की पूर्णता की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, अतः राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। राज्य क्या है? एक सर्वोच्च संस्था है। यानी कि वह कहता है कि राज्य जो है वो समुदायों का समुदाय है। राज्य के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे समुदाय होते हैं और इन समुदायों का अस्तित्व राज्य में ही, इन समुदायों का अस्तित्व कहाँ है? राज्य में ही है। यानी कि समुदाय होता है, समुदाय की अपनी आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, सभी प्रकार की ये आवश्यकताएं समुदाय के द्वारा कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसी तरह से राज्य में कई समुदाय होते हैं और सभी समुदायों से ऊपर राज्य होता है, क्योंकि यदि राज्य है तभी समुदाय हैं। समुदाय का अस्तित्व राज्य पर बना हुआ है। राज्य यदि नहीं रहेगा तो समुदाय का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यह समुदायों का समुदाय है, यानी कि समुदाय भी एक संस्था होती है, तो राज्य भी क्या है? एक सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है वह कहता है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है। राज्य व्यक्ति के पूर्व है। अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है। राज्य व्यक्ति के पूर्व है। राज्य व्यक्ति के पूर्व है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पहले राज्य आया या पहले व्यक्ति आया? पहले राज्य आया कि पहले व्यक्ति आया? तो अरस्तु राज्य को ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्ववर्ती नहीं मानता है। वह कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से पहले समुदाय का विकास हुआ, उसके पश्चात राज्य का विकास हुआ। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह यह मानता है कि राज्य का विकास व्यक्तियों से पहले हुआ, यानी कि राज्य का विकास व्यक्ति के पहले है। राज्य व्यक्ति के पहले आया, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह मानता है। अब राज्य व्यक्ति से पूर्व कैसे आया? वह कहता है कि राज्य और व्यक्ति का वही संबंध है। राज्य और व्यक्ति का वही संबंध है जो शरीर और उसके अंगों का है। राज्य और व्यक्ति का संबंध क्या है? राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं। राज्य और व्यक्ति का वही संबंध है जो जिस तरह से व्यक्ति के वह कहता है कि व्यक्ति के जिस तरह से विविध अंग होते हैं और संपूर्ण का अस्तित्व पहले होता है। जैसे कि यह संपूर्ण है, ये हाथ है, ये पैर है, यह इसका सिर है, यह संपूर्ण है। वह कहता है कि संपूर्ण का अस्तित्व पहले है। यदि संपूर्ण नहीं रहेगा तो अंगों का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि इसी धड़ में इसके अंग जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, पैर जुड़े हुए हैं, सिर जुड़े हुए हैं। यानी कि मनुष्य के जितने भी अंग हैं सब उसके धड़ में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से धड़ पहले है। ये जो धड़ है यह पहले है, अंग बाद में है। यदि धड़ नहीं होता तो अंग भी नहीं होते। तो इसी तरह से अरस्तु कहता है कि इसी तरह से राज्य का अस्तित्व पहले है। क्योंकि राज्य क्या है? संपूर्ण है। राज्य संपूर्ण है और संपूर्ण का अस्तित्व पहले है, अंश का अस्तित्व बाद में है। संपूर्ण का अस्तित्व पहले है और अंश का अस्तित्व बाद में है। तो इस तरह से अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अरस्तु कहता है कि राज्य पूर्ण एवं अंतिम संस्था है। अरस्तु कहता है कि राज्य पूर्ण और अंतिम संस्था है। यह मानव समुदायों का समुदाय है, यानी कि यह समुदायों का समुदाय, जैसा कि हमने अभी बताया कि राज्य जो है वह समुदायों का समुदाय है, यह सर्वोच्च संस्था है। तो व्यक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति कहाँ हो सकती है? राज्य में रहकर ही हो सकती है। क्योंकि पहले परिवार बना, परिवार से ग्राम बना, ग्राम से राज्य का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से ग्राम में व्यक्ति जो होता है वह ग्राम में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, अपनी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। सर्वोत्तम अभिव्यक्ति वह कहाँ कर सकता है? राज्य में ही कर सकता है और राज्य में ही पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए अरस्तु कहता है कि राज्य पूर्ण और अंतिम संस्था है। राज्य पूर्ण है, अंतिम संस्था है। क्योंकि व्यक्ति अपनी पूर्णता राज्य में प्राप्त करता है, इसलिए राज्य पूर्ण है। अंतिम संस्था है कि राज्य से सर्वोच्च कोई संस्था हो ही नहीं सकती। अरस्तु कहता है कि राज्य से सर्वोच्च कोई संस्था हो ही नहीं सकती है, इसलिए राज्य अंतिम संस्था है। अब नेक्स्ट पॉइंट,
अरस्तु कहता है कि राज्य एक सावयव है। सावयव है। यह सावयव क्या होता है? सावयव का मतलब होता है जीव, जीवधारी। अरस्तु राज्य को जो है एक जीवधारी मानता है। अरस्तु राज्य की तुलना व्यक्ति से करता है। वह कहता है जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, यानी कि व्यक्ति का निर्माण जो होता है विभिन्न अंगों के द्वारा हुआ है। जैसे कि व्यक्ति के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब विभिन्न अंग होते हैं और हर अंगों का अपना अपना कार्य होता है। आँख का कार्य होता है देखना, नाक का कार्य होता है सूंघना, हाथ का कार्य होता है, पैर का कार्य होता है, मुंह का कार्य होता है। इसी तरह से शरीर के विविध अंगों का अपना अपना एक निश्चित कार्य होता है। यदि शरीर का कोई भी अंग बेकार हो जाए या कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है। शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय नहीं रहता है। यानी कि वह कहता है कि व्यक्ति का कोई भी अंग बेकार हो जाता है या काम करना बंद होता है तो व्यक्ति अपूर्ण हो जाता है, वह विकलांग हो जाता है। इसी तरह से वह राज्य की भी तुलना करता है, राज्य की भी तुलना व्यक्ति से करता है। वह कहता है इसी तरह से राज्य भी है, राज्य भी एक सावयव की तरह से है, एक जीव की तरह से है। राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि कार्यांग, विधांग, विधांग या विधानांग और न्यायांग, और विभिन्न समुदाय। विभिन्न राज्य में छोटे छोटे समुदाय होते हैं। वह कहता है कि राज्य में विभिन्न अंग होते हैं और राज्य में ये जो विभिन्न अंग होते हैं, यदि एक अंग बेकार हो जाता है, एक अंग कार्य करना बंद हो जाता है या एक अंग में किसी प्रकार की कमी हो जाती है तो राज्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। राज्य फिर अपूर्ण हो जाता है, राज्य फिर अपूर्ण हो जाता है। यानी कि राज्य में जो निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, परिवार होते हैं, गांव होते हैं, संस्थाएं होते हैं और यह राज्य रूपी जीवन के एक विभिन्न अंग होते हैं। यानी कि राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग हैं यह सब राज्य के ही अंग होते हैं। यदि कोई भी अंग बेकार हो जाता है तो राज्य राज्य असंतुलित हो जाता है और वह अपने विभिन्न अंगों में, राज्य अपने विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। तो जिस तरह से व्यक्ति के विभिन्न अंग व्यक्ति को संतुलित करते हैं, इसी तरह से राज्य के विभिन्न अंग भी राज्य को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। छठा पॉइंट है राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था। अरस्तु यह मानता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। अरस्तु की नज़र में राज्य की प्रमुख विशेषता उसकी आत्मनिर्भरता का गुण है। तो इससे हमारा तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति राज्य में ही होना चाहिए, उनकी पूर्ति राज्य में ही होना चाहिए। अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य नहीं कर सकता है। तो अरस्तु ने जो आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किया है यह काफ़ी व्यापक अर्थों में किया है। यानी कि इस आत्मनिर्भरता के अंतर्गत अरस्तु तमाम वातावरण और परिस्थितियों को शामिल करता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर पूर्ण बल देती है। तो राज्य में ही व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, बौद्धिक विकास होता है। राज्य में ही व्यक्ति का सभी विकास होता है। सर्वांगीण विकास राज्य में ही होता है। राज्य में ही वह सुखी और सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। राज्य में ही वह सुखी और सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो इसलिए अरस्तु का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के कारण हुई है, किंतु उसका अस्तित्व अच्छे जीवन की संप्राप्ति के लिए बना हुआ है, अच्छे जीवन की संप्राप्ति के लिए बना हुआ है। तो इस प्रकार व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास है वह कहाँ संभव है? राज्य में ही संभव है। और वह राज्य में अपने इंद्रियों का विकास कहाँ संभव है? राज्य में ही संभव है। तो राज्य क्या है? एक आत्मनिर्भर है। राज्य अपनी सभी आवश्यकताओं स्वयं पूरी कर लेता है। लेकिन अरस्तु ने जो धारणा दी है कि राज्य एक आत्मनिर्भर इकाई है या आत्मनिर्भर संस्था है, यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय तत्कालीन यूनान में उस समय जो राज्य, नगर राज्य हुआ करते थे वह छोटे होते थे और उनकी आवश्यकताएं भी सीमित थी। मतलब कि इतने भौतिक संसाधन उसमें थे नहीं और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता ही नहीं थी। कृषि आधारित व्यवस्था थी।
कृषि आधारित व्यवस्था थी, तो उनको बहुत अधिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती थी। तो इस तरह से इसीलिए वह अरस्तु कहता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर इकाई है, यह अपने समस्त नागरिकों की आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता है, इसको दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तमान में हम देख सकते हैं कि राज्य क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, वह किसी न किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए या अस्त्र शस्त्रों के लिए या विभिन्न वस्तुओं के लिए, पेट्रोल के लिए वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो वर्तमान में राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था नहीं रह गया है। विभिन्न राज्य एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विविधता में एकता। विविधता में एकता। प्लेटो ने राज्य के सिद्धांत में विभिन्नता का प्रस्तुतिकरण किया है, विभिन्नता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, यानी कि ये तीनों अलग अलग वर्ग हैं और तीनों अलग अलग वर्ग का अलग अलग कार्य हैं। तीनों को एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ अरस्तु राज्य की एकता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। अरस्तु ने विविधता में एकता का समर्थन किया है। वह कहता है, अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार एक ऑर्केस्ट्रा यानी कि जिस प्रकार एक ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं, जिस प्रकार एक ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं। वाद्य यंत्र का मतलब जैसे बजाने की मशीन, वाद्य यंत्र होते हैं। अरस्तु कहता है कि जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र का मतलब विभिन्न उपकरण है, जैसे हारमोनियम हो गया, ढोलक हो गया, झाल हो गया, वगैरह वगैरह विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं, बीड़ा हो गया, गिटार हो गया, विभिन्न वाद्य यंत्र होता है। तो अरस्तु कहता है जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न वाद्य यंत्र मिलकर एक धुन, एक सुरीली धुन, एक संतुलित धुन, संगीत उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक संगीत उत्पन्न करते हैं और हमें हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है। हम केवल ढोलक बजाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ढोलक भी बजाएं, हारमोनियम भी बजाएं, बीड़ा भी बजाएं और गिटार भी बजाएं, तबला भी बजाएं, सब एक साथ मिलकर बजाएं और एक साथ उनके आवाज़ों में समन्वय स्थापित हो तो वह संगीत हमें बहुत अच्छा लगता है। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उनके यानी कि संगीत की आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। यानी कि वह कहता है कि जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक होता है, बिना म्यूजिक के ध्वनि अच्छी नहीं लगती, कानों को अच्छी नहीं लगती है। विभिन्न वाद्य यंत्र मिलकर एक सुरीली और मनमोहक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन ध्वनियों से हम आनंदित होते हैं। यानी कि विभिन्न वस्तुएं हैं, हारमोनियम है, तबला है, झाल है, ढोलक है, वगैरह वगैरह विभिन्न वस्तुएं हैं, सब मिलकर एक सुरीली ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमको प्रसन्नचित करती हैं। इसी तरह से राज्य में भी विभिन्न लोग होते हैं और विभिन्न लोग मिलकर समरसता का निर्माण करते हैं। यानी कि राज्य में विभिन्न समुदाय होते हैं, राज्य के अंतर्गत विभिन्न समुदाय होते हैं, विभिन्न लोग होते हैं, तो सब लोग मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। यानी कि अरस्तु कहता है कि राज्य स्वभाव से ही बहुआयामी होता है और राज्य का जो बहुत स्वरूप है, उस बहुत स्वरूप को भी अरस्तु ने स्वीकार किया है। तो इस तरह से अरस्तु राज्य में विविधता में एकता स्थापित करता है। आइए देखते हैं राज्य के कार्य व लक्ष्य। राज्य के कार्य, अरस्तु राज्य के कौन कौन से कार्य बताता है। अरस्तु राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय मानता है जिसमें व्यक्ति का हित निहित है। राज्य का लक्ष्य सर्वोच्च हित को पूरा करने के लिए और सर्वोत्तम जीवन यापन के लिए है। राज्य का लक्ष्य क्या है? व्यक्तियों का जो सर्वोच्च हित है उसको पूरा करे और सर्वोत्तम जीवन यापन सभी व्यक्तियों के द्वारा बिताया जाए, यानी कि व्यतीत किया जाए। राज्य की उत्पत्ति विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति श्रेष्ठ जीवन के लिए हुई है और सद्जीवन के लिए यह बना हुआ है। राज्य का लक्ष्य केवल भौतिक न होकर आध्यात्मिक भी है। व्यक्ति के नैतिक चरित्र का विकास करना है।
तो अरस्तु कहता है कि राज्य का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। तो इस तरह से अरस्तु का जो मत है वह व्यक्तिवादियों से भिन्न है। वह राज्य के कार्यों व लक्ष्यों को कई शीर्षकों के अंतर्गत समझाता है। जैसे वह कहता है कि राज्य का पहला कार्य है नागरिकों का कल्याण करना। नागरिकों का कल्याण करना राज्य का पहला लक्ष्य है, नागरिकों का कल्याण करना। अरस्तु कहता है कि अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण का साधन है। राज्य का लक्ष्य मनुष्य की शक्तियों के अधिकतम विकास हेतु उन्हें जीवन संचालन की कुछ स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। यानी कि राज्य क्या करेगा? व्यक्तियों के विकास के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान करेगा, विभिन्न वस्तुएं प्रदान करेगा, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दूसरा, राज्य का लक्ष्य जो होता है वह व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों का विकास है। क्योंकि अरस्तु नैतिक पक्ष पर बल देता है, सर्वोत्तम गुणों का विकास है, सर्वोत्तम गुणों का विकास है। यानी कि व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों का विकास करना किसका लक्ष्य है? अरस्तु राज्य का ही लक्ष्य है। यानी कि अपने व्यक्तियों में उत्तम गुणों विकसित करना। वह नागरिकों को सद्गुणी बनाना चाहता है। चूंकि अरस्तु नागरिकों को सद्गुणी बनाना चाहता है, इसलिए वह चाहता है कि सद्गुण के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं, जितने भी कदम उठाए जाएं, वह सब राज्य के द्वारा उठाए जाएं। वह कहता है कि राज्य का कार्य है मनुष्य के बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्ट करना। बौद्धिक एवं नैतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, आवश्यकता को संतुष्ट करना, संतुष्टि, बौद्धिक एवं नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति राज्य में ही रहकर अपने को पशु से ऊंचा उठाता है। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति राज्य में ही रहकर अपना जीवन पशु से ऊंचा उठाता है और सही मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। वो कहता है कि राज्य व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ व्यक्ति का नैतिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए। व्यक्तियों के बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहिए। और नेक्स्ट वह कार्यों के संबंध में वह नेक्स्ट कहता है कि अवकाशपूर्ण जीवन। अवकाश, अरस्तु कहता है कि अवकाशपूर्ण जीवन यानी कि व्यक्तियों को अवकाशपूर्ण जीवन प्रदान करना, यह भी राज्य का लक्ष्य है। व्यक्ति को अवकाशपूर्ण जीवन प्रदान करना यह भी राज्य का लक्ष्य है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों को अवकाश प्राप्ति के अवसर प्रदान करना होना चाहिए। नागरिकों को अवकाश प्राप्ति के अवसर प्रदान करना होना चाहिए, क्योंकि इसी अवकाश में व्यक्ति अपना विकास कर सके। अवकाश का मतलब है कि आनंद लेना नहीं है, छुट्टी बिताना नहीं है, बल्कि जो खाली समय मिले उस खाली समय में व्यक्ति अपना नैतिक विकास करे, अपना बौद्धिक विकास करे। अरस्तु के दर्शन में अवकाश शब्द से ऐसे कार्यों का बोध होता है जिससे सद्गुणों का विकास होता है, जैसे शासन करना, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि राज्य को चाहिए कि व्यक्तियों को कुछ अवकाश प्रदान करे ताकि वह विज्ञान को जान सकें, ज्ञान को जान सकें, बौद्धिकता को जान सकें, अध्यात्म को जान सकें और दर्शन को जान सकें। यानी कि इन सब चीज़ों का ज्ञान व्यक्तियों के अंदर होगा, और जब तक व्यक्तियों के अंदर इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्तियों का आत्मिक विकास नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरस्तु का उद्देश्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अवकाशपूर्ण जीवन व्यतीत करना होना चाहिए। यानी अपने नागरिकों को अवकाशपूर्ण जीवन देना चाहिए, अवकाश का अवसर देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्तियों को अवकाश का अवसर देना चाहिए। तो ये था राज्य का सिद्धांत, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार में पहला पॉइंट है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था, ये नेचुरल है। यानी कि जिस तरह से हाफलाक रूसो कहते हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, लेकिन अरस्तु का कहना है कि राज्य का निर्माण किसी के द्वारा किया नहीं गया है, इसका निर्माण स्वतः हुआ है। जिस तरह से पेड़ का बीज जिस तरह से किसी पौधे का बीज हम जमीन में डाल देते हैं, वह अपने आप निकल आता है, वह प्राकृतिक चीज हो जाती है। इसी तरह से राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था होती है। वह कहता है कि राज्य सर्वोच्च संस्था होती है, यह समुदायों का समुदाय है, यह सर्वोच्च समुदाय है। जितने भी समुदाय हैं, सब समुदायों का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है और संकुचित होता है, लेकिन राज्य का जो उद्देश्य होता है, राज्य का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है, इसलिए राज्य सर्वोच्च संस्था है। वह कहता है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है, यानी पहले व्यक्ति आया पहले राज्य। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु इसको साइकोलॉजिकली भाषा में कहता है कि पहले राज्य आया उसके बाद व्यक्ति आया। राज्य पहले कैसे आया, व्यक्ति पहले कैसे आया?
इसको मैं आपको बता चुका हूँ। वह कहता है कि राज्य पूर्ण एवं अंतिम संस्था है। चूंकि मनुष्य अपना संपूर्ण विकास कहाँ कर सकता है? राज्य में कर सकता है, इसलिए राज्य क्या है? एक संपूर्ण संस्था है, एक अंतिम संस्था है। अंतिम संस्था क्यों है? क्योंकि राज्य सर्वोच्च संस्था है, इससे ऊपर कोई संस्था हो ही नहीं सकती, इसलिए अंतिम संस्था है। राज्य एक सावयव है, एक जीव की तरह से है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंग कार्य करते रहते हैं, अगर कोई भी अंग अपना कार्य करना बंद कर दे तो मनुष्य विकृत हो जाएगा। इसी तरह से राज्य के विविध अंग होते हैं, सभी अंगों का समन्वय और संतुलन आवश्यक होता है। यदि कोई अंग कार्य करना बंद कर दे तो राज्य का स्वरूप विकृत हो जाएगा। इस तरह से अरस्तु ने राज्य को एक जीव की तरह से माना है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। उस जमाने में चूंकि सबकी आवश्यकताएं नहीं थी, इसलिए राज्य आत्मनिर्भर संस्था होती थी। अरस्तु केवल नगर राज्य का ही वर्णन करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय जगत का वर्णन तो करता नहीं, केवल नगर राज्य का वर्णन करता है। इसलिए नगर राज्य में सबकी आवश्यकताएं सीमित थी और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में हो जाती थी। इसलिए राज्य क्या है? एक आत्मनिर्भर संस्था है। अरस्तु का ऐसा मानना है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। विविधता में एकता। अरस्तु राज्य की तुलना एक ऑर्केस्ट्रा से करता है। जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं और सब मिलकर एक सुरीली धुन उत्पन्न करते हैं, इसी तरह से राज्य में भी विभिन्न लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं होती हैं, विभिन्न संस्कृतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के अंग राज्य के अंतर्गत विभिन्न अंग होते हैं। सब एक दूसरे से समन्वित और सहयोग करते हुए एकता का निर्माण करते हैं। तो राज्य में विविधता में एकता होती है। फिर वह कहता है कि अब राज्य के कार्यों के संबंध में क्या कहता है? नागरिकों का कल्याण करना, सर्वोत्तम गुणों का विकास करना, बौद्धिक एवं नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, अवकाशपूर्ण जीवन व्यतीत करना, यानी कि नागरिकों को अवकाशपूर्ण जीवन देना। तो यह अरस्तु का राज्य संबंधी विचार था। इस वीडियो में अरस्तु के राज्य संबंधी विचार को मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अरस्तु के संपत्ति और परिवार संबंधी धारणाओं से अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।